हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो मैं चेस्ट पेन पे बना रही हूँ। चेस्ट पेन बेसिकली एक सिम्टम होता है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है या नॉन कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट पेन होता क्या है। बेसिकली चेस्ट पेन ये वो पेन होता है जो आपके चेस्ट एरिया में होता है। चेस्ट एरिया में जब पेन होता है तो आप उस पेन को चेस्ट पेन कहते हो। ये पेन डल भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है। शार्प पेन होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। डल होता है, बहुत ही कम नौयत का होता है, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार ये आपका चेस्ट पेन आपकी आर्म तक, शोल्डर तक, जॉ तक, नेक तक भी जा रहा होता है। और ये कभी कभार जो है कुछ घंटों के लिए भी एक साथ रहता है, कभी जो है कुछ मिनट के अंदर ही ये ख़त्म हो जाता है। तो इस किस्म के पेन को चेस्ट पेन कहते हैं। कॉजेज होते हैं, तो हो सकता है अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपको वाकई कोई कार्डिक रिलेटेड कंडीशन हो, कोई डिजीज़ हो गई हो। नंबर टू ये होता है इसका कॉज नॉन कार्डिक रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्डिक रिलेटेड कोई कॉज हो। तो जो है कार्डिक रिलेटेड जब कॉजेज़ की हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो कंडीशन आती है। या तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। वो हम बाद में इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो है किस तरीके से डायग्नोस करेंगे कि ये एंजाइना पेक्टोरिस है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर उसके बाद जो है नॉन कार्डिक रिलेटेड जो कॉजेज़ होते हैं ना, उनमें बहुत सारे कॉजेज़ आते हैं कि किसी भी वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। जैसे कि मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन किसे कहते हैं? मसल कहते हैं पट्ठों को। पट्ठों में जब दर्द हो जाए ना, पट्ठों में जब आ, पट्टे जब दुखने लग जाएं तो उसे कहते हैं मसल स्ट्रेन। फिर उसके बाद दूसरा कॉज ये होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो होता है ना, पेरी मतलब पेरिकार्डियम, पेरिकार्ड से आप हमेशा याद रखें कि पेरिकार्डियम जो हार्ट की जो सराउंडिंग लेयर होती है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। और ITIS, जहाँ भी TIS आएगा उससे आप समझ जाएं कि हम स्वेलिंग या इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इरिटेशन की बात कर रहे हैं। तो नाम से वो अपने बिल्कुल जाहिर है कि पेरिकार्डाइटिस, inflammation या swelling in pericardium is known as pericarditis, swelling and irritation surround the heart pericardium। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईजोफेगाइटिस की। मैं आप लोगों को ये वो कॉजेज़ बता रही हूँ जिनकी वजह से चेस्ट पेन होता है। मसल स्ट्रेन की वजह से, कभी कभार जब मसल स्ट्रेन होता है, पट्ठों में दर्द होता है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको चेस्ट पेन हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम जो कि एक हार्ट की लेयर है, इसके अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको चेस्ट पेन ज़रूर होगा। ईजोफेगाइटिस, ईजोफेगस में कोई वही बात आ जाती है, फिर TIS लगा हुआ है उसके नाम के आगे, तो इसका मतलब ईजोफेगस में कोई स्वेलिंग या इरिटेशन हो गई है जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है। फिर आते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी लंग्स में कोई एम्बोलस जमा हो गया है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में रुकावट हो रही है। तो ये भी वजह है जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। फिर उसके बाद एक्यूट इंडाइजेशन हो जाती है। एक्यूट इंडाइजेशन आप किसे कहते हैं? एक्यूट इंडाइजेशन ये एक वो टर्म होती है कि जब आपका खाना सही से हजम नहीं हुआ होता है। तो जो है जब खाना हजम नहीं होगा तो उसकी वजह से भी जो है ना आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आपका जो है ऐसा लगेगा जिसम भरा भरा सा लग रहा है। इस तरह की जो कैफियत होती है उसमें भी चेस्ट पेन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। फिर उसके बाद इंटेस्टिनल गैसेस, जिन लोगों का इंटेस्टाइन साफ़ नहीं रहता, जिनमें गैसेस की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो उन लोगों में भी चेस्ट पेन कॉमन होता है। तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो इसका यकीनन आपको जो है कार्डिक रिलेटेड ही कॉज हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉन कार्डिक रिलेटेड कॉजेज़ ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि इन कंडीशन की वजह से आपको पेन हो रहा है। नॉन कार्डिक चेस्ट पेन टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कार्डिक टाइप। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है या कार्डिक चेस्ट पेन है। जब भी कोई पेशेंट आपको बोले कि उसको शार्प पेन हो रहा है, बहुत ही सख्त किस्म का पेन हो रहा है, जैसे कि एक छुरी का दर्द होता है या किसी ने खींच के छुरी मारी हो चेस्ट एरिया में, आपको ऐसा दर्द हो रहा हो जो आपका बढ़ जाए जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे हो, मतलब आप इनहेल कर रहे हो, उस टाइम आपका ये पेन बढ़ जाए, और जैसे ही आप सांस खारिज कर रहे हो, बाहर की तरफ निकाल रहे हो, तो उस वक्त आपका ये पेन कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को आप कार्डिक सिंड्रोम से नहीं मिला सकते। ये आपका नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होगा। ठीक है, बता रही हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल पेन रिजल्ट्स फ्रॉम मसल स्ट्रेन दैट अकर्स फ्रॉम आफ्टर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सर्शन।
Pain is normally localized, does not radiate, and gets aggravated by breathing and movement. Use of heating pad, mild analgesics may give relief. ये पेन आपको जब जब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या आप अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा काम कर लेते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्सर्शन, या एक ऐसा काम आप कर लेते हो जैसे कि कोई वज़न उठा लिया, या आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लिया, उसकी वजह से आपके मसल्स दुख गए, आपके मसल्स पे दबाव ज़्यादा पड़ गया। तो इस वजह से कभी कभार आपको ऐसा पेन नॉर्मली होता है। पेन कहीं रेडिएट नहीं होता है, वो जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा। फिर उसके बाद हम पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं कि पेरिकार्डाइटिस में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पेरिकार्डियम, पेरिकार्ड से आप अंदाज़ा लगा लें कि पेरिकार्डियम एक हार्ट की लेयर होती है, सराउंडिंग लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। TIS जहाँ भी आ रहा हो आप लोग समझ जाएगा कि बात हो रही है स्वेलिंग की, इन्फ्लेमेशन की, इन्फेक्शन की, इरिटेशन की। तो पेरिकार्डियम में कोई स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन हो जाए तो उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली रिजल्ट होते हैं कोई किसी किस्म का कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उसके नतीजे में भी आपको ये पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेन बिल्कुल इसका जो है एंजाइना के जैसा होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जैसा होगा, बट एग्रीवेट जो होगा वो सिर्फ उस वक्त होगा जब आप ब्रीथिंग करोगे और स्वेलोइंग करोगे। जब आप खाना, स्वेलो मतलब निगलना, जब आप खाना निगलोगे हो सकता है आपको उस टाइम पे ज़्यादा पेन हो और ब्रीथिंग के टाइम पे आप लोगों को पेन हो। फिर उसके बाद एक और सबसे कॉमन कंडीशन है ईज़ोफेगाइटिस। जैसे कि मैंने आपको बताया ईज़ोफेगस से हमें पता है, ईज़ोफेगस की हम बात करें TIS, फिर उसी की बात होगी इन्फ्लेमेशन की, स्वेलिंग की, इरिटेशन की, इन्फेक्शन की। तो ईज़ोफेगाइटिस जो होता है ना, ये सब एक्सटर्नल बर्निंग पेन प्रोड्यूस्ड बाय ईटिंग, लाइंग डाउन आफ्टर मील, रिलीव्ड बाय एंटासिड्स। सब एक्सटर्नल, सब एक्सटर्नल क्या होता है? हमारे जो बिलो द स्टर्नम, स्टर्नल मीन्स स्टर्नम, ये एक बोन होती है। सब मतलब बिलो, बिलो द स्टर्नम हमें एक बर्निंग पेन सेंसेशन महसूस होगी। यह नॉर्मली हमारे साथ उस वक्त होती है, बिलो द स्टर्नम पेन सेंसेशन महसूस होना, जो ये हमारे साथ उस वक्त होता है जब हम खाना खाते ही सो जाते हैं, लेट जाते हैं, हम वॉक नहीं करते। ज़्यादातर मैं रात के खाने की बात कर रही हूँ, हम कुछ हैवी खा लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सो जाते हैं। तो जब हम सोकर उठते हैं तो हमें जो है भारी भारी सा महसूस हो रहा होता है, बिलो द स्टर्नम हमें जो ये पेन सेंसेशन महसूस हो रही होती है। तो जो है इस कंडीशन को आप ईज़ोफेगाइटिस कहते हो। ये कैसे आपका रिलीव होगा ये दर्द? एंटासिड्स, एंटासिड्स ये वो मेडिसिन या वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके जो स्टमक में जो एसिडिटी हुई है ना, जो आप खाना खाकर आप डायरेक्ट लेट गए थे, आपने वॉक नहीं की, उसकी वजह से आपकी स्टमक में एसिडिटी हो गई, तो अब आप उसको कैसे ठीक करोगे, उस पेन को आप कैसे ख़त्म करोगे? उसके लिए आपके पास ड्रग्स होती हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी स्टमक की एसिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, रिलीव हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन। और फिर जो हार्ट बर्न, आपका जलने जैसी सेंसेशन आपको हो रही है, आपको उससे निजात मिल जाएगी। इंडाइजेशन जो हुई है वो आपकी इंडाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये एक ऐसी टर्म है, ये जब होता है कि जब कोई ब्लड क्लॉट आपकी लंग्स की आर्टरी में स्टक हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ना हो सके आपके लंग्स तक, तो जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। कि मतलब एक ब्लड क्लॉट स्टक हो गया आपकी आर्टरी में, जिसने आगे ब्लड फ्लो नहीं होने दिया, ब्लड फ्लो होने में रुकावट हुई, जो ब्लड फ्लो आपके लंग्स तक जा रहा था, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है सीवियर चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद कफिंग अप ऑफ ब्लड मीन्स टिंक्ड स्प्यूटम। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये होंगे कि आपको सीवियर चेस्ट पेन होगा, बहुत शदीद किस्म का आपको चेस्ट पेन होगा, और ये उस वक्त होगा जब आप कफिंग करोगे, खांसोगे, और खांसने में अगर आपको ब्लड भी आए, कफिंग अब जब ब्लड होता है तो इसको जो कहते हैं टिंक्ड स्प्यूटम, यानी आपको टिंक्ड स्प्यूटम हो, खांसते वक्त आपको ब्लड आए और सीवियर चेस्ट पेन हो, ये सब दौरान कफिंग हो, कफिंग के दौरान आपको ये सब हो, तो ऐसी कंडीशन को आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हो। इस कंडीशन में भी आपको सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको कार्डिक रिलेटेड कंडीशन है, जैसे कि यहाँ से हमें पता चला है कि ये लंग्स रिलेटेड कंडीशन है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आती है पेन ऑफ इनडाइजेशन एंड गैस। जैसे कि हम पहले ये पीछे भी पढ़कर आए हैं कि जो है ईज़ोफेगाइटिस में आपको इनडाइजेशन हो जाती है, आपकी गैसेस न्यूट्रलाइज नहीं होती स्टमक में, तो उसकी वजह से भी आपको पेन होता है। तो मैं पीछे भी हम यही पढ़कर आए थे कि शार्प एंड नाइफ लाइक पेन होगा, बहुत ही शदीद किस्म का शार्प
उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी पेन की। नाइफ़ लाइक होगा, यानी कितना तेज़ होगा कि अगर नाइफ़ लाइक की बात हो रही है कि छुरी के जैसा, तो कितना शदीद किस्म का पेन होगा। और ये पेन उस वक्त होगा जब आप ब्रीथिंग करेंगे, जब आप जो है इनहेल करेंगे, एक्सहेल के वक्त आपका ये पेन ख़त्म हो जाएगा। इसकी शिद्दत सिर्फ ब्रीथिंग के टाइम होगी, जब आप एयर को इनहेल करेंगे उस टाइम आपको ये पेन होगा, जो कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करवाता है कि अगर तो सिर्फ आपको ये इनहेलेशन के दौरान पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये आपको कोई इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल नॉन कार्डिक रिलेटेड पेन होता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम, ये सारी कंडीशंस थी जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये वाले पेन जो होंगे तो इसका मतलब कि कोई नॉन कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ है। पेन ऑफ इंडाइजेशन एंड गैस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ईजोफेगाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मस्कुलोस्केलेटल पेन, ये सारे जितने भी मैंने आप लोगों को टर्म्स बताई हैं ये सारे नॉन कार्डिक चेस्ट पेन हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है कार्डिक चेस्ट पेन। जैसे कि हम पहले पीछे पढ़कर आए हैं नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, उसके बहुत सारे कॉजेज़ वगैरह थे कि जिसकी वजह से आपको ये पेन चेस्ट पेन हो सकता था। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कार्डिक चेस्ट पेन को आप कैसे डायग्नोस करोगे। तो कार्डिक चेस्ट पेन के हमारे पास सिर्फ दो कॉजेज़ होते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये आपको कार्डिक चेस्ट पेन हुआ है। एंजाइना पेक्टोरिस की तरफ अगर हम आएँ तो एंजाइना की जो मीनिंग है वो है स्पास्मोडिक सफोकेशन, यानी रह रहकर दम घुटना। पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट। तो एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होगा वो ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका दम घुट रहा है, सफोकेशन आपको फील होगी। थोरेसिक पेन, स्क्वीजिंग, डल, एक्टिंग एंड हैवी एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडरेट inadequacy of the coronary circulation of the myocardial ischemia without any myocardial necrosis. Usually substernal, precipitated by exercise, emotion or heavy meal, radiating to the left shoulder, left arm, hand and fingers, left side shoulder, left arm, hand and fingers, left side of the neck, face and mandible, relieved by vasodilated drugs and few minutes rest. अच्छा, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि नॉन कार्डिक चेस्ट पेन जो होता है उस वो किस तरीके का होता है कि आपको शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन होता है। ये बहुत ही उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोई कार्डिक चेस्ट पेन होता है ना, वो थोरेसिक पेन होता है। और दूसरा ये कि वो ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको निचोड़ दिया, लेकिन डल, उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता रह रह कर हो रहा होता है। और हैवी वो उस टाइम पर होता है जब आप कोई और हैवी पेन वो उस टाइम पर होता है जब आपकी जो कोरोनरी जो सर्कुलेशन है, जो हार्ट तक जो आपको कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेट कर रही है ब्लड, उसमें कोई कोरोनरी आर्टरी जो आपको हार्ट तक ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें जो है कोई रुकावट आ जाती है। उसकी वजह से जब वो कोई रुकावट आएगी, और वो रुकावट कब आती है, नॉर्मली उस टाइम पर आती है जब आप कोई एक हैवी काम कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हो, या आप अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा वेट उठा रहे हो, नॉर्मल से ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो उस वक्त आपको कोरोनरी सर्कुलेशन में रुकावट महसूस होगी। उस टाइम पर आपको हैवी पेन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको वो डल पेन होता है कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ में। कहाँ कहाँ होता है? यूजुअली सब स्टर्नल मतलब बिलो द स्टर्नम आपको चेस्ट पेन होगा। और इसके अलावा जो है ये कब कब बढ़ेगा? प्रेसिपिटेटेड मतलब बढ़ेगा उस टाइम पे जब आप कोई एक्सरसाइज करो या कोई वेट उठाओ, या नॉर्मल से ज़्यादा आप नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आप काम करो, या किसी इमोशंस में आ जाओ, बहुत इमोशंस में आ जाओ आप, उस वक्त आपको ये पेन हो सकता है। या हैवी मील आपने जो है बहुत ही हैवी खाना खाया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल या जो है फैट्स वगैरह ज़्यादा हैं, उस वक्त आपको ये पेन हो सकता है। और जो है इसके अलावा ये जो पेन होता है वो रेडिएट होता है लेफ्ट आर्म से लेफ्ट शोल्डर तक, लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म तक, हैंड में जाता है, फिंगर्स में जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक में जाता है, फेस में जाता है, मैंडिबल जो नीचे वाला हमारा जॉ होता है उसमें भी जाता है ये पेन। और जो है इसके अलावा ये आपका दर्द सही कैसे होता है? ये आपका जब आप वेजोडाइलेटेड ड्रग्स लेते हो उस वक्त आपका ये पेन सही हो जाता है। और इसके अलावा ये पेन 2 से 3 मिनट या 15 मिनट तक ये पेन आपका रहता ही रहता है। ये सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपको आसानी होती है डिफ्रेंशिएट करने में कि आया ये कार्डिक रिलेटेड है या नॉन कार्डिक रिलेटेड चेस्ट पेन है। तो मुझे यकीन है कि एंजाइना पेक्टोरिस को पढ़कर अब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नॉन कार्डिक चेस्ट पेन में हमने क्या पढ़ा था और कार्डिक रिलेटेड चेस्ट पेन कैसा होता है। फिर हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के क्लिनिकल फीचर्स की, कि अगर हम क्लिनिकल साइड पे देखें तो किस तरीके से हम उसको अंदाज़ा लगाएंगे कि वो एंजाइना पेक्टोरिस ही है। सबसे पहले जो है टाइप ऑफ पेन की हम बात करते हैं। टाइप ऑफ पेन किस किस्म का पेन है? डल पेन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है वो शार्प नहीं होता, वो डल पेन होता है। फिर उसके बाद उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 2 to 5 मिनट्स वो तो रहता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो जाते हैं कि 15 मिनट के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता है। ऑनसेट
मतलब किस तरीके से होता है, ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता होता है। एकदम से जैसे कि हमने पढ़ा था नॉन कार्डिक में कि शार्प पेन होता है, तो ऐसा नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से अपनी इंटेंसिटी नहीं पकड़ता है। लोकेशन कहाँ होता है, सब स्टर्नल होता है, बिलो द स्टर्नम होता है। रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल मतलब कि कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो उस वक्त होता है जब हम कोई हैवी काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या जो है वेट उठाते हैं, तो उस वक्त हमारा ये पेन रिप्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद पाल्पेशन ऑफ चेस्ट वॉल, क्या चेस्ट वॉल पे आपको कोई पाल्पेशन होती है, नॉट पेनफुल, कोई पेनफुल पाल्पेशन नहीं होती। एसोसिएटेड सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके साथ साथ, या सिर्फ ऐसा ही होता है कि डल प्रेशर से हमें लगाना पड़ेगा अंदाज़ा कि ये चेस्ट एंजाइना पेक्टोरिस से, नहीं, उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हमने पढ़े हैं कि वो जो है आपकी लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म तक, लेफ्ट फेस पे, मैंडिबल में, और इसके अलावा फिंगर्स तक, हैंड तक वो रेडिएट हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस की बात हो रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की कुछ टाइप्स होती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड प्रिंसिमाइटल एंजाइना, और उसको एक और भी नाम दिया जाता है वेरिएंट एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना जो होता है वो होता है रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन बाय आर्थरीमेटस प्लाक ट्रिगर्ड बाय एक्सरसाइज, इमोशन, कोल्ड एंड ईटिंग। पेन लास्ट फॉर 1 to 15 मिनट्स, बिल्ड्स ग्रेजुअली टू मोर मैक्सिमम इंटेंसिटी, रिलीव्ड बाय रेस्ट। बेसिकली जो ये स्टेबल एंजाइना होता है ना, ये जब होता है जब आपकी कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई रुकावट हो जाए। कोरोनरी आर्टरी जो है ना आपके हार्ट को सप्लाई करती है। जब कोरोनरी आर्टरी में कोई प्लाक जमा हो जाएगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के बिल्डअप होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट हो जाएगी और आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको चेस्ट पेन होता है, आपको चेस्ट पेन होता है, और जो है डिस्कम्फर्टनेस होती है, और आपको ऐसा लगता है घुटन महसूस होती है। ये बेसिकली स्टेबल एंजाइना जो है ना, ये उस सूरत में होता है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा आप काम कर लेते हैं, उस सूरत में आपको पेन महसूस होता है। इसका एक और एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगी कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जो है आपको सांस बहुत ज़्यादा आ रही होती है, आपका सांस उतार चढ़ाव उसका वो ज़्यादा बैलेंस नहीं हो रहा होता है। बेसिकली सांस आपको तेज़ी से आ रही होती है। इसका मतलब ये कि आपको ऑक्सीजन की आपको नीड ज़्यादा है, लेकिन आपको रुकावट हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड आपकी नहीं फुलफिल हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे जो है कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जब आपको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है आपको चेस्ट पेन होगा, आपको सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ये उन सूरत में होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप इमोशन में आ जाते हैं, या जो आप अपनी अनहेल्दी डाइट वगैरह ले रहे होते हैं, ईटिंग हैबिट्स आप अपनी नहीं सही करते, तो उस वक्त आपको ये ज़्यादा होता है। तो ये पेन जो है ना 1 to 15 मिनट्स तक रहता है। और जो है इसके अलावा जो है ना इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है 1 to 15 मिनट्स में, और फिर उसके बाद जब आप रेस्ट करते हो तो ये 1 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये पेन ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना। फिर उसके बाद हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना आता है, रिजल्ट ऑफ आर्थरोस्क्लेरोटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम आर्थरोस्क्लेरोटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस बेसिकली ये वो टर्म है जब जो है आपकी इनर लाइनिंग जो होती है आर्टरी की, उसमें हार्डनिंग और थिकनिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है हार्ड और वो थिक, इसलिए हो जाती है आपकी आर्टरी क्योंकि वहाँ पे प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है। प्लाक किस तरीके से बनता है, जब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और इन सब चीज़ों के फाइबर्स मिलके इनर लाइनिंग जो होती है आर्टरी की, वहाँ पर जो है ना उसको हार्ड करना शुरू करते हैं, थिक करना शुरू करते हैं, वहाँ से ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाता, वहाँ पे पार्टिकल्स कैल्शियम के और कोलेस्ट्रॉल के रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो जमा होकर प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब जब आर्थरोस्क्लेरोसिस होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ना बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं कि बिल्कुल ही हार्ट अपना काम करना छोड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा वो प्लाक जमा होता जाएगा, फिर वहाँ से बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जब आप ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही रुक जाएगा तो आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। इट अकर्स एट रेस्ट और विद मिनिमल एक्सर्शन। जैसे कि हमने स्टेबल एंजाइना में पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सर्शन या ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज जब करते हैं आपको स्टेबल एंजाइना या वो चेस्ट पेन आपको उस वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना ये एक ऐसी ख़तरनाक कंडीशन आ जाती है, सेकंड स्टेज पे आप आ जाते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि आप कोई हैवी काम करें या जो एक्सरसाइज करें या ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करें, वेट उठाएं तो आपको हो। ये आपको रेस्ट में भी हो रहा होता है। रेस्ट में आप क्या करते हैं, आप कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, आप रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम भी आपको ये पेन हो रहा होता है। इसकी जो टाइमिंग है वो 20 मिनट्स तक रहती है, या 20 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट टू डेंटिस्ट्री बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जाता है कि जो है जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको जो है डेंटल ट्रीटमेंट से रोका जाए, क्योंकि ये डेंटल ट्रीटमेंट जो होते हैं ये एक साइन होती है कि जब जो है
हाँ हाँ, हार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो चेस्ट पेन के जो सिम्टम हमने पहले भी पढ़े थे कि उसमें हमें मैंडिबल में भी पेन हो रहा होता है, वो हमारा पेन रेडिएट कर रहा होता है मैंडिबल तक, लोअर जॉ तक, फेस तक। तो कहा जाता है कि आप लोग डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करें, क्योंकि उससे हाई चांसेस होते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। फिर उसके बाद वेरिएंट एंजाइना आता है। वेरिएंट एंजाइना जो होता है बेसिकली वो प्रिंजमेटल एंजाइना भी उसको कहा जाता है। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे स्पाजम हो जाता है। ये एक अचानक से सडन टेम्परेरी स्पाजम होता है कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी जो है ना, बेसिकली काम क्या करती है, वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट तक, और ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है हार्ट तक। लेकिन जब वहाँ पे सडन टेम्परेरी स्पाजम हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी आर्टरीज, तो वहाँ से न्यूट्रिशन और जो है ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो एसटी सेगमेंट होता है, इलेक्ट्रोग्राफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं इन एसटी सेगमेंट में। ईसीजी में जब हम देखते हैं तो हमें वो चेंजेस नजर आएंगी, जिसकी वजह से ये आपको पेन हो रहा होता है, और ये रेस्ट में होता है, अकर्स एट रेस्ट। नाइट्रोग्लाइसरीन जो होती है वो रिलीव करती है पेन। नाइट्रोग्लाइसरीन एक ड्रग होती है जो कि रिलीव करती है पेन को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मेन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एक्यूट इवेंट्स। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारे पास होता है वो ड्रग होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये जो है सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि आप जो है एक्यूट इवेंट्स जो हो रहे होते हैं प्रिंजमेटल एंजाइना को, उसको आप फ़ौरन से कम कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की हेल्प से। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स थी, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या था, उसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि अगर आप जब ज़्यादा हैवी काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, उस टाइम पे आपको पेन होता है 1 to 15 मिनट्स तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना होता है कि वो आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई हैवी काम करो, वो आपको रेस्ट में भी हो रहा होता है। और फिर उसके बाद आता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना ये आपको रेस्ट में होता है, लेकिन आपकी कोरोनरी आर्टरी में कोई स्पाजम हो जाता है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट सही से पास नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से आपको ये वेरिएंट एंजाइना होता है। और इसके अलावा ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रोग्लाइसरीन से ये रिलीफ हो सकते हैं।